अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं भाई साहब, इंडिया के हवाले से काफी जबरदस्त जानकारी दे रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपने शायद सुना होगा इंडियंस के बारे में एक स्टेरियोटाइप बोला जाता है कि वो कमजोर हैं, दे आर वीक। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ स्टूडियो में हमेशा भगवान परशुराम की फोटो रहती है। तो जो लोग इंडियंस के बारे में स्टेरियोटाइप्स बनाते हैं कि वो कमजोर हैं, शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि ना सिर्फ इस देश ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का ऑनस्लॉट सर्वाइव किया है, ओवरकम किया है, लेकिन शायद उनको ये भी नहीं पता कि भारत ने एक समय पर पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट्स और लड़ना सिखाया था। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमने दुनिया को मार्शल आर्ट्स भी दिए हैं। इनफैक्ट आज कई मार्शल आर्ट्स हैं, मेनली अनआर्म्ड मार्शल आर्ट्स, जो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, चाहे MMA हो, जिजित्सु हो, या जूडो हो। लेकिन शायद आपको जानकर यह शौक होगा कि आज के मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में यूज होने वाले बहुत सारे मूव्स इंडिया में सेंचुरीज पहले इजाद और प्रैक्टिस किए जा चुके हैं। इन पर संहितास भी कंपाइल की जा चुकी हैं। मॉडर्न बॉक्सिंग, जूडो, MMA और जुजित्सु के बहुत सारे मूव्स सेंचुरीज पुराने इंडियन मार्शल आर्ट्स में देखे जा चुके हैं। और सबसे फैसिनेटिंग और सैड पार्ट अनफॉर्चुनेटली ये है कि इन ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर ज्यादा दिखता है और इंडिया के अंदर कम दिखता है। और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं अनआर्म्ड कॉम्बैट पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एज अ स्पोर्ट। अगर आप चाहते हैं तो आर्म्ड कॉम्बैट पे भी एक दिन वीडियो बनेगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक समय पर भारत ने पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट सिखाए थे, लेकिन सैडली किस तरह से पूरी दुनिया ने इन मार्शल आर्ट्स को अडॉप्ट करके डेवलप किया है और हम खुद अपनी विरासत को भूल गए। और अगर हम इस विरासत को नहीं सीखेंगे तो दुनिया इसी तरह से हमको कमजोर स्टीरियोटाइप करती रहेगी। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि भारत में मार्शल आर्ट्स की शुरुआत खुद भगवान शिव ने की थी, जिनसे अगस्त्य ऋषि ने फिर मार्शल आर्ट्स सीखे और फिर वो एक आम भारतीय तक पहुंचे। और देखिए, इंडिया के बारे में स्टीरियोटाइप है ना कि भाई इंडिया में तो स्पिरिचुअलिटी होती है, इंडिया ने सिर्फ मेडिटेशन इजाद किया है, इंडिया में सिर्फ लोग योगा करते थे, बैठ के फिलोसफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी डिस्कस करते थे और ये होता था। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। आधी कहानी ये भी है कि इंडिया में एक बहुत पुराना और बहुत रिच और बहुत बैड एस मार्शल आर्ट्स का ट्रेडिशन और फाइटिंग का ट्रेडिशन था। रेसलिंग का कल्चर भारत में 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बेसिकली जब दुनिया में मेजॉरिटी सिविलाइजेशंस लंगोट बांधना भी नहीं जानते थे, तब से हमारे यहाँ के लोग लंगोट पहनकर अखाड़े में दांव सीख रहे हैं। और भारत का सबसे एंशिएंट अनआर्म्ड कॉम्बैट है मल्ल युद्ध, यानी रेसलिंग कॉम्बैट। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की फाउंडेशनल कॉम्बैट रेसलिंग ट्रेडिशन है, जिसके रूट्स महाभारत और रामायण तक में हैं। इनफैक्ट इसका एक डेडिकेटेड टेक्निकल ट्रीटाइज भी क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है मल्ल पुराण, जो गुजरात के ज्येष्ठी मल्ला रेसलिंग क्लैन ने अप्रोक्सीमेटली 13th सेंचुरी में कंपाइल किया था। मल्ल युद्ध को मॉडर्न कुश्ती और पहलवानी का डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। मल्ल युद्ध रामायण में भी मेंशन्ड है, जिसमें राजा वाली और रावण के बीच में मल्ल युद्ध का मुकाबला हुआ था। सहस्त्रबाहु और रावण के बीच में भी मल्ल युद्ध का मुकाबला हुआ था। महाभारत में भी जरासंध और भीमसेन के बीच में मल्ल युद्ध का मुकाबला हुआ था, जिसमें भीमसेन ने जरासंध का वध किया था। और जो आज मॉडर्न कुश्ती है, उसमें जो स्ट्राइक्स हैं वो बार्ड हैं, इलीगल माने जाते हैं। लेकिन मल्ल युद्ध में हर तरह का कॉम्बैट यूज किया जाता था, चाहे ग्रैपलिंग हो, जॉइंट ब्रेकिंग हो, पंचिंग हो, चोकिंग हो, प्रेशर पॉइंट स्ट्राइकिंग हो, सब कुछ अलाउड था। तो मल्ल युद्ध बेसिकली इंडियन स्टाइल MMA के बराबर था। मल्ल युद्ध में 4 क्लियर डिविजन्स माने जाते थे और मल्ल युद्ध में हर एक डिवीजन का नाम हिंदू डीएटीज या फिर पावरफुल रिनाउंड वॉरियर्स के नाम पे रखा गया था। तो जो पहला और सबसे पॉपुलर स्कूल है मल्ल युद्ध का, वो है हनुमंती स्कूल। इस स्कूल का नाम भगवान हनुमान के ऊपर रखा गया था, क्योंकि भगवान हनुमान भी इस स्पोर्ट में एक्सपर्ट थे और उनके स्पीडी और टेक्निकल अटैक्स की वजह से इस स्कूल को हनुमंती स्कूल बोला जाता है। हनुमंती स्कूल स्पीड, फुटवर्क, टाइमिंग और टेक्निकल प्रिसिशन को
फेवर करता है। इसका मतलब है कि एक लाइटर या सो कॉल्ड वीकर रेसलर भी अपने स्किल और अपनी टेक्निक से एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को हरा सकता है हनुमंती स्कूल सीखकर। और आज की जो कुश्ती है, आज की जो पहलवानी है, वो भी डायरेक्टली हनुमंती स्कूल की डिसेंडेंट है। इसमें भी पैतरा यानी स्टांस और फुटवर्क और दांव पेच यानी फेंट्स, काउंटर्स और सेट पीस टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनफैक्ट मॉडर्न रेसलिंग, जूडो, जुजित्सु ये सारे हनुमंती स्कूल से इंस्पिरेशन लेते हैं कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप किसी भी साइज के ओपोनेंट को हरा सकते हैं। इसीलिए आज मॉडर्न कुश्ती के देवता हनुमान जी को माना जाता है और हर अखाड़े में उनकी तस्वीर या मूर्ति होती है। हनुमंती स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्रोज हैं धोबी पाट, और ये आज भी मॉडर्न जूडो, जुजित्सु और एमएमए में बहुत पॉपुलर थ्रो है, जिसे मॉडर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सेओनागी कहा जाता है। फिर एक थ्रो है काला जंग, ये भी मॉडर्न एमएमए, बीजेजे और जुजित्सु में बहुत पॉपुलर थ्रो है, जिसे फायरमैन्स कैरी कहा जाता है। You make your grip, sometimes for the distracted point, a little bit of a foot sweep, right, move back. फिर हनुमंती स्कूल में एक थ्रो आता है जिसका नाम है अंदरूनी टांग, जिसमें लिटरली आपकी टांग के अंदर वाले एरिया को अटैक किया जाता है और आपकी टांग को लिफ्ट करके आपको थ्रो किया जाता है। इसी थ्रो को आज जूडो में ऊंची माता के नाम से जाना जाता है। ये जूडो के सबसे पॉपुलर थ्रोज में से एक है और इनफैक्ट इसे जूडो में किंग ऑफ थ्रोज कहा जाता है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स थ्रो है, लेकिन जब इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर होता है और हमेशा मैच जीतता है। दूसरा स्कूल है जम्बूवंती स्कूल, जिसको जाम्बवन के नाम पर रखा गया है। ये स्टाइल है जो अपने अपोनेंट को पिन करने पे या उसके जॉइंट्स को लॉक करने पे फोकस करता है, इस तरह से। अगला स्टाइल आता है जरासंधी, जो मगध के राजा जरासंध के नाम पर रखा गया है, और ये स्कूल फेमस है हड्डियां और जॉइंट्स तोड़ने के लिए, क्योंकि राजा जरासंध भी मल्ल युद्ध में हड्डियां और जॉइंट्स तोड़ने के लिए फेमस थे। अगला स्कूल आता है भीमसेनी स्कूल। भीमसेनी स्कूल को मल्ल युद्ध की सबसे हैवी मेटल रेसलिंग मानी जाती है, क्योंकि भीमसेनी स्कूल का एंटायर फोकस है रॉ स्ट्रेंथ और रॉ पावर के ऊपर, और ये स्कूल सिर्फ सबसे ज्यादा तगड़े वॉरियर्स और रेसलर्स ही सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़े छोटे हैं साइज में, थोड़े से कमजोर हैं, तो ये स्कूल आप शायद नहीं सीख पाएंगे। ये सीखने के लिए आपको सबसे ताकतवर बनना पड़ेगा। इसमें थ्रोज आते हैं जैसे बेली टू बेली सुप्लेक्स, बेली टू बैक सुप्लेक्स, जिसको WWE में जर्मन सुप्लेक्स बोला जाता है, और इसमें वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड बैड एस थ्रोज आते हैं रेसलिंग के, जिसको गट रेंच थ्रो बोला जाता है, जिसमें कि आपका अपोनेंट जमीन पर बैठा हुआ है और आप उसके बेली के अराउंड ऐसे पकड़ते हैं और उसके पूरे के पूरे वेट को जमीन से डेड लिफ्ट करते हैं और उसको उठाकर बार बार पटकते हैं। इस थ्रो का सबसे बेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिशनर है रशिया का एक रेसलर जिसका नाम है अलेक्जेंडर करेलिन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ताकत चाहिए ये थ्रो एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए ये थ्रो भीमसेनी स्कूल में आता है और इसीलिए अलेक्जेंडर करेलिन एक ऑनररी भीमसेनी है। और सिर्फ यही अनआर्म्ड कॉम्बैट का सिस्टम नहीं है भारत में, इनफैक्ट मॉडर्न बॉक्सिंग का एंसेस्टर भी भारत से ही निकल के आया था और इसका नाम था मुष्टि युद्ध। इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें रेसलिंग नहीं बल्कि बॉक्सिंग और किकिंग ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ये स्कूल भी अराउंड 3500 ईयर्स पुराना है। इसका जिक्र वेदों में भी मिलता है। ये एक अनआर्म्ड कॉम्बैट का फॉर्म है जो माना जाता है कि इंडिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ था और आज के मॉडर्न बॉक्सिंग से काफी कंपैरेबल है। आज इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं जाता, लेकिन एंशिएंट और मिडीवल पीरियड में मुष्टि युद्ध बहुत पॉपुलर था भारत में। इस मार्शल आर्ट्स में पंचेस, किक्स, नीज और एल्बो स्ट्राइक्स सब मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर फिस्ट और एल्बो स्ट्राइक्स का इफेक्टिवली यूज किया जाता है, इसलिए इसको आज के मॉडर्न बॉक्सिंग से कंपेयर किया जाता है। एंशिएंट, मिडीवल और ऑलमोस्ट ब्रिटिश जमाने के समय तक मुष्टि युद्ध के कॉम्पिटिशन्स काफी रेगुलरली बनारस में ऑर्गेनाइज किए जाते थे और पूरे देश से लोग इन कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करते थे और पूरे देश से लोग इन कॉम्पिटिशन्स को देखने आते थे। और मॉडर्न बॉक्सिंग, मुए थाई, लथवे, तोमोए, मुए बोरान, मुए लाओ, प्रदाल सेरे, इन सब में ऐसे मूव्स हैं जिनके एंसेस्टर्स को आप मुष्टि युद्ध में देख सकते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में सिलंबम नाम का एक 5000 साल पुराना आर्म्ड मार्शल आर्ट भी है, जिसका जिक्र तमिलनाडु के संगम लिटरेचर में काफी हुआ है। और इस मार्शल आर्ट के अंदर भी एक अनआर्म्ड मार्शल आर्ट का स्टाइल था जिसका नाम था कुट्टू वरिसई, जिसका लिटरल मीनिंग होता है खाली हाथ से लड़ना। इसमें भी काफी सारे स्ट्राइक्स होते हैं और इस मार्शल आर्ट में अलग अलग जानवरों से इंस्पिरेशन लेके फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि स्नेक, ईगल, टाइगर, एलिफेंट और मंकी। फिर आता है इनबुआन।
इनबुआन रेसलिंग एक ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट है जो मिजोरम में ओरिजिनेट हुई है। इस फाइटिंग मेथड में रेसलर के आर्म्स मेन वेपन की तरह यूज किए जाते हैं, जिसमें आप अपने अपोनेंट के बेल्ट को पकड़ते हैं और उनको थ्रो करने की कोशिश करते हैं। और ये स्टाइल जो है मंगोलिया के बोख रेसलिंग के काफी सिमिलर है और जापान में सुमो रेसलिंग के काफी सिमिलर है। फिर अगला आता है वज्र मुष्टि, जो मैसूरू में डेवलप हुआ था। फिर आता है मुकना, ये एक ट्रेडिशनल मणिपुरी रेसलिंग स्टाइल है जो लाई हरोबा फेस्टिवल से कनेक्टेड है। और ये भी बोख रेसलिंग और जूडो के काफी सिमिलर है, जिसमें कि दो आदमी कमर में बंधी हुई बेल्ट को पकड़ के अपने ओपोनेंट को थ्रो करने की कोशिश करते हैं। अगला मार्शल आर्ट है काने, जो काफी सिमिलर है मुकना से और नागालैंड से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद आता है सरित सरक, जो मणिपुर के थांगटा मार्शल कॉम्प्लेक्स का अनआर्म्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट कंपोनेंट है। तो आप देखिए कि इंडिया के कोने कोने में इतने सारे मार्शल आर्ट ट्रेडिशंस हैं जो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद हम ही एज अ जनरल पब्लिक इन मार्शल आर्ट्स को भूल गए हैं। इन मार्शल आर्ट्स को हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है और इसकी वजह से ये हुआ है कि हमने इतने सारे मार्शल आर्ट्स डेवलप किए हैं भारत में। और दुख की बात यह है कि आज इनमें से बहुत सारे मार्शल आर्ट्स फॉरेन नाम से फेमस हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया को मार्शल आर्ट सिखाया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको डेवलप किया, हमने खुद ही छोड़ दिया उसको। आज मल्ल युद्ध रेसलिंग के नाम से फेमस हो चुका है, जिसकी बागडोर वेस्टर्नर्स ने संभाल ली है, हमने छोड़ दी है। जूडो, बीजेजे, ये सब हाल ही में डेवलप किए गए स्पोर्ट्स हैं और चाइनीज और जापानीज ने बहुत अच्छा काम किया है इन स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, हमने डेवलप करना छोड़ दिया। हिस्टोरिकल अकाउंट है हमारे सामने कि 5th-6th सेंचुरी में बोधि धर्म नाम के एक इंसान चाइना गए थे, जिन्होंने चाइनीज को कलरीपयट्टू, योगा, मल्ल युद्ध और मर्म शास्त्र सिखाया था मंगोल इन्वेडर्स से लड़ने के लिए। उसके बाद चाइना के अंदर उन्होंने शाओलिन मॉनेस्ट्री एस्टैब्लिश की थी और आज वो शाओलिन मार्शल आर्ट्स के नाम से फेमस है। और ये बात कि ये इंडिया से ट्रांसमिट किया गया था, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। बस यही नहीं, सेम बोधि धर्म जापान भी ट्रैवल करके गए थे और वहां भी उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। और धीरे धीरे वहां के लोगों ने भी जूडो और जुजित्सु जैसे आर्ट्स डेवलप किए हैं और उन्होंने देखिए इस आर्ट्स को कितनी दूर तक पहुंचाया है। आज जापान से जूडो में, जुजित्सु में और रेसलिंग में भी कितने वर्ल्ड चैंपियंस निकलते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी नहीं निकला। हमने जो दुनिया को सिखाया वो खुद हम ही भूल गए। और सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट्स भी जो तमिलनाडु में इजाद किए गए थे, वो चोलास और पांड्याज ने कैम्बोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में पहुंचाए हैं और आज वहां पर इन मार्शल आर्ट्स को डेवलप किया गया है और अपने खुद के वर्जन्स में डेवलप किया गया है। और हम भारत में, तमिलनाडु में इन आर्ट्स को भूल गए हैं। आज देखिए गदा वाले वर्कआउट्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। वेस्टर्न देशों में इनको ट्रेडमार्क किया जा रहा है और हम ही इसको भूल गए हैं। और यार देखिए, ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स के साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारे इंडियन इन्वेंशंस और प्रोडक्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज ने क्लेम कर लिए हैं। टर्मरिक यानी हल्दी वुंड हीलिंग यूज के लिए यूनिवर्सिटी और मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने यूएस पैटेंट ले लिया इस पे। नीम के जो फंजिसाइडल और पेस्टिसाइड का यूज होता है वो WR ग्रेस और कंपनी ने क्लेम कर लिया है पैटेंट के थ्रू। बासमती राइस पे राइस टेक इनकॉर्पोरेटेड टेक्सास ने 1997 में पैटेंट फाइल कर दिया था। अमेरिका में रफली 130 योगा रिलेटेड पैटेंट्स और 2300 ट्रेडमार्क्स फाइल किए गए हैं योगा के ऊपर। वेरियस आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध और योगा फॉर्मुलेशंस के लिए यूएस, यूरोपियन और दूसरे पैटेंट ऑफिसेज में डाइवर्स पेटेंट फाइलिंग्स होती रहती हैं। हिस्टोरिकली एस्टिमेट किया गया है कि 2000 न्यू पैटेंट्स पर ईयर इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज से लिंक्ड फाइल किए जाते हैं भारत के बाहर। और यार अलजेब्रा और कैलकुलस जो इंडिया में डेवलप हुआ था, उसका क्रेडिट अरब्स को दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अरब्स के जरिए इंडिया से ये ट्रांसलेट हुआ और फिर वेस्टर्नर्स को ये ट्रांसलेशंस मिली। और देखिए, एक चीज मैं बहुत केयरफुली कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का हर एक इन्वेंशन पहले इंडिया में हो चुका है और फिर बाकी दुनिया ने इसको कॉपी किया। दिस इज नॉट ट्रू, ये मुझे भी पता है। लेकिन बहुत क्लियर प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है कि बहुत सारे मॉडर्न मार्शल आर्ट्स मूव्स और ट्रेडिशंस के बारे में जो क्लियरली ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग ट्रेडिशन का हिस्सा थे, जो इंडिया में हजारों साल पहले डेवलप हुई थी। मल्ल पुराण और इंडिया की दूसरी रेसलिंग कॉम्बैट ट्रेडिशंस इस बात का क्लियर प्रूफ प्रोवाइड करती हैं। मैं सोचता हूं कि ज्यादा इंडियंस को इन मार्शल आर्ट्स गिफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जो उन्होंने दुनिया को दिए हैं। उन्हें अपनी मार्शल हिस्ट्री से प्राइड फील करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले सालों में मार्शल आर्ट्स में एक नए इंटरेस्ट को रीजनरेट कर सकें, क्योंकि मार्शल आर्ट्स प्राउएस एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकती है एक देश के अंदर और उसके लोगों के अंदर। ये कॉन्फिडेंस हम रशिया, ब्राजील और अमेरिका के लोगों में देखते हैं जो वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और मेरा सपना है कि एक दिन इंडिया मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड लीडर बने और दुनिया के कुछ बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट प्रोड्यूस करे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको किसी मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट आया या कोई मॉडर्न मार्शल आर्ट्स सीखने में इंटरेस्ट हुआ? क्या आप ऑलरेडी किसी इंडियन मार्शल आर्ट्स या मॉडर्न
मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप भी कोई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं तो इसका वीडियो मुझे भेजें, या अगर आप कोई मार्शल आर्ट्स सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसके कमेंट्स मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास आपकी ट्रेनिंग्स की पिक्चर्स या वीडियोस हैं तो उनको भी मेरे पास भेजिए, और मैं आपकी परमिशन के साथ अपने अगले वीडियो में आपकी ट्रेनिंग के वीडियो शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि 2047 तक मिलियंस ऑफ इंडियंस मार्शल आर्ट्स सीख रहे हो, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्शल आर्ट्स के थ्रू कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, और 2047 में हमारे पास जूडो, जुजित्सु, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस हो। और अगर आपके पास कोई सवाल है कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट सीखना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं जितने हो सके आपके सवालों के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी 2-3 सालों से काफी रेगुलरली सीरियसली जूडो, जुजित्सु जैसे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूं। बाकी गाइस, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बहुत ही जी हैरानकुन, बहुत ही हैरानकुन। और हमने देखें कि ज़हन जो है ना उस तरफ नहीं गया। बाकी हमने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, तो ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है उसके बारे में आइडिया है। बाकी हमें जो है अगर देखा जाए महाभारत में जो है जो होता है भीमसेन का, और अगर देखा जरासंध का जो मुकाबला हुआ था उसमें तो सेम वर्ड के साथ जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमने माली युद्ध के बारे में सेम वर्ड्स के साथ जो है वो मौजूद है। और देखें कि असल उधर जो महाभारत में देखिए फोकस इस चीज के तरफ नहीं था कि इंडिया ने इस दुनिया में क्या क्या इजाद किया है, फोकस इस तरफ नहीं था, फोकस महाभारत का और तरफ था। तो इस वजह से फिर भी नाम आया, हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि वाकई ये है, ये सब कुछ जो है इंडिया से है। और दूसरा मेन, मैं और समीर भाई से भी बीच में बात कर रहा था कि इन्होंने तो शिव जी से रिलेट होकर भी एक चीज बताई है कि एक जो योगा था या कुछ और बता रहे थे कि योगा भी वहीं से शुरू हुआ। हाँ, तो ये कि शिव जी से बता रहे हैं, और शिव जी के हजारों साल पहले के बारे में उनसे मिलता है कि वो इस दुनिया से गए हैं। तो मतलब यह है कि उनसे इतने अरसे पहले से ये चीजें रिलेट होती आ रही हैं कि इंडिया के ये फेमस लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किए हुए हैं। और देख लें कि शिव जी से अगर मिलता है तो मतलब बहुत पुराने जो खेल हैं, बहुत पुरानी जो चीजें हैं वो इंडिया से इस तरीके से निकली हैं। बाकी इंडियन लोगों ने उसके ऊपर फोकस नहीं रखा, ये एक कमी मौजूद है। बाकी इंडिया से क्या क्या निकला है बड़ा हैरानकुन है। और देखा जाए असल जो है आज से अगर 20-25 साल पीछे में चला जाऊं तो हमारे इलाके में भी ऐसे खेल हुआ करते थे, ऐसे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बड़े काम हुआ करते थे मेलों के ऊपर। और देखा जाए तो अगर आप देखें तो जो पंजाबी इंडिया के हैं और पाकिस्तान के हैं, ये कबड्डी में बड़े फेमस हैं, ये खेल दोनों कौमें जो खेलती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी हमारी जो है यहाँ पाकिस्तान में भी पहले जो है ऐसे कुश्तियां हुआ करती थी जो इसी से रिलेट होती थी कि कमर को जमीन पे लगाना है, जो लगा लेगा वो जीतेगा। ऐसी ही चीजें इस वीडियो में भी दिखाई जा रही हैं। मतलब ये हमारे जो एरिया है ना, हिंद का जो एरिया है, अगर देखा जाए तो हम तो मुस्लिम हो गए, बाकी मेन बात आती है कि हिंद के लोगों ने ये सारी चीजें इजाद की थी। बाकी मेन ये आ जाता है कि ये चीजें हम लेके नहीं चल सके, इन चीजों में वो नाम वो कह सकते हैं कि हमारे साथ से पीछे से हटा। ये यहाँ के लोगों की कमियां, यहाँ अगर आप देखें ना 1947 के लगभग आप देखें तो यहाँ के लोगों की सोच बदल चुकी थी। यहाँ के लोगों ने अपना नैरेटिव या अपना एक फोकस जो है दूसरी चीजों की तरफ कर लिया था। मुस्लिम ने ये कर लिया था कि हमने मुसलमानों का अलग मुल्क बनाना है, और जो दूसरे यहाँ के रहने वाले क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सारे लोगों को देखा जाए तो वो जो हिंदू लोग हैं वो इस मुल्क को बचाने की तरफ आप सोच सकते हैं कि लगे थे कि यहाँ ये मुल्क ना टूटे, हम इकट्ठे रहें। तो ये फोकस चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से फिसल गई हैं, हमारे यहाँ से निकल चुकी हैं। बाकी ये है कि दुनिया भर में वो चीजें जो है आज प्रमोट हो रही हैं। तो ये चीज भाई साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि 1947 तक जो है यहाँ के हिंद के लोग या इंडिया के लोग इस काम में आगे बढ़े और इन चीजों को लेके चले। बाकी पिछले दिनों जो देखें कि मुकाबले हुए तो उसमें इंडिया के लोगों ने काफी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसमें ये नजर आता है कि इंडिया के लोग अभी भी इन चीजों में मुलव्वस हैं। ये कह लो कि फाइटिंग करना, ये कराटे और ये चीजों खेल कर इनमें नाम पैदा करना, इंडिया तो उस तरफ फोकस है। अगर आप पाकिस्तान को कहें तो यहाँ के लोगों का बिल्कुल फोकस इन चीजों के ऊपर से हट चुका है। एक कबड्डी हमारे बीच में रह गई है, यहाँ हॉकी है, फुटबॉल की टीम आप देखें कि शाहजहां नाज़िर पाकिस्तान की कोई टीम जो है उसका नाम आता है। मतलब इतना लो लेवल पे हम फुटबॉल में भी हैं। क्रिकेट और हॉकी देखें तो ये छोटे मोटे खेल रह गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों का फोकस बिल्कुल हट चुका है। असल माइंड मेन चीज होती है, माइंड आपका उन चीजों के साथ रिलेट होना चाहिए। इतना ताकतवर पावरफुल माइंड होता है, माइंड के साथ ही उसके साथ आगे इंसान बढ़ता है। तो इतनी मुश्किल देखें कि कोई भी खेल है इतना इजी नहीं होता, बड़ा जिस्म का पूरा जोर लगा के जो है इन चीजों को कह लो कि इस एक्टिविटी में आगे बढ़ा जाता है।
फोकस जो है जीत की तरफ होता है, तो ये माइंड भी होता है और साथ में जिस्म भी होता है और जोर जो है ये लगाया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए हमारे जो लोग हैं काफी पाकिस्तानी वीक हैं। हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया कि पाकिस्तानी लोगों का फोकस और पाकिस्तानी लोगों का कह लो कि माइंड के लिहाज से बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिसमें उनको ये चीजें नजर नहीं आती। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में आज भी वो चीज मौजूद है। इंडिया में लोगों को इस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है, उनको हार्ड वर्किंग दी जाती है। उसके बाद योगा तो आपके जो है बड़े बड़े गुरु लोग भी अगर देखें जाए, बाबा रामदेव जी उसमें इतना काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस तरफ भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर से जो कह सकते हैं कि मन की सारी जो कह सकते हैं शक्तियां ना, उनको जगाने वाला काम ये चीजें करती हैं। तो हमने फोकस हटाया, बाकी इंडिया के लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ से ये कह सकते हैं कि नामवर पैदा होंगे, क्योंकि देखें कि ये चीजें हिंद की हैं और हिंद को ही इसमें आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर जो है इसमें नाम कमाना चाहिए, जरूरी है। बाकी ये है बड़ी खुशी हुई कि देखें कि हमने वो चीज जो देखी हुई थी उसी के ऊपर भाई साहब ने वीडियो बनाई और हमें काफी अच्छा लगा कि इंडिया का नाम, सनातन का नाम इन्होंने इस तरीके से जोड़ा है कि पुराने ग्रंथों से इन्होंने हवाले निकाले हैं कि इंडिया ने ये चीजें पैदा की हैं, इंडिया ने ये कह लो कि बड़े बड़े खेल जो है यहाँ ईजाद किए हैं। तो बहुत हैरान कौन है। बाकी यही है कि दुनिया भर में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, हमारा भी कह लो कि दुआ है कि इंडिया में इस तरीके से काम हो। जो नौजवान नस्ल है बहुत ज्यादा है, उनको इन चीजों में लगाकर उनका फोकस इस तरफ लाना ये मेन काम होगा। देखते हैं कि कब इंडिया इस तरफ आकर ये काम करता है। देखें एक छोटे से यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। बाकी बड़े लेवल तक इस काम की जरूरत है। जितनी इंडिया में पॉपुलेशन है, बड़े लेवल तक अगर काम होता है तो जरूर जो है आने वाले वक्त में ये चीजें जो है फोकस होगा और इसमें आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी ये वीडियो थी और ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे यूट्यूबर इंडिया में मौजूद हैं जो अपनी रूट्स के साथ दोबारा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो हकीकत में क्या थे, उनके पूर्वज जो हैं वो क्या क्या उन्होंने इजाद किया है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि लिबरल लोग थोड़ा ज्यादा हो गए हैं और यूरोपियन चीजें जो है लोग समझते हैं कि उनको लाइक करते हैं ज्यादा लोग। लेकिन इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि देखें कि जो खेल भी आपको दुनिया भर में नजर आते हैं, आप वो देखिए तो सही, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, उनका निर्माण करने वाले कौन है, पीछे इतिहास क्या है, वो सारे के सारे इंडियन है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी चीजें हुई हैं जो यूरोपियन ने अपना के तो अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। हालांकि रियल तो वो हिंद का है, सारा सिलसिला जो है, सारा कल्चर जो है वो हिंदुस्तान का है। हिंद से, भारत से शुरू हुआ। उस वक्त भी भारत कहा जाता था इस देश को। तो श्री कृष्ण जी के दौर में कई ऐसी चीजें हुई हैं। श्री कृष्ण जी जब कह लें कि महाभारत वाला वो सारा किस्सा हुआ है, तो उसमें कितनी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसका इस्तेमाल किया गया और वो सारी टेक्नोलॉजी जो है उसका निर्माण कहाँ से हुआ, मतलब कि पहले से जो भारत है उसमें ज्ञान मौजूद था। तीर अंदाजी कह लें, योगा कह लें, ये सारी चीजें, मल्ल युद्ध कह लें, कबड्डी कह लें, कुश्ती जिसको हम कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हिंद का इतिहास है, वो भारत का इतिहास है। हनुमान जी का इन्होंने बताया कि वहां से शुरू हुई थी कुश्ती, क्योंकि वो भलवान थे और भलवानी वाला जो खेल है वो उनका दिया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुश्ती लोग खेलते हैं, करते हैं, तो हनुमान जी की जो तस्वीर है वो लाजमी लगा के रखते हैं। तो ये उसके बाद मैथ का भी इन्होंने बताया और जीरो का तो हमने पहले भी सुना हुआ है कि जीरो जो है वो इंडियन ही कह लें कि हिंदुस्तानी ही बड़े वो ऋषि थे जिनका ये ज्ञान है। और भी बड़ी चीजों का निर्माण जो है वो भारत से हुआ है। तो ये इतिहास जो है ना, जब जब इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों में ना एक दोबारा से वो चीजें जो है जागना शुरू हो जाएंगी, अपनी असलियत को पहचानना शुरू हो गए कि यार जो चीजें हमारी बनाई हुई हैं और हमने उनको छोड़ दिया है, और जिन लोगों ने बनाई ही नहीं है उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तो देखो, मैं तो हिंद में, भारत में आपके काफी सारे लोग जो हैं वो इसकी तरफ रुझान है और सरकार ने बड़ी तवज्जो दी है इन चीजों के ऊपर। आप देख लें कि ओलंपिक में कितने मेडल जो हैं वो भारत ने अपने नाम किए। तो ये चीजें तो हैं। और उसके बाद भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इतिहास के साथ दोबारा से जुड़ना शुरू हो गया और अपने इतिहास को दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखें कि पहले बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी उनमें क्या दिखाया जाता था, सिवाय लव स्टोरियों के कोई सीख नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अब देख लें कि अब जो है वो बॉलीवुड के साथ साथ इंडियन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये काम किया है कि अपने इतिहास को दिखाना शुरू किया है। रामायण दिखाया है, उसके बाद नरसिम्हा अवतार जो हुआ था विष्णु जी का, वो दिखाना शुरू किया है। महाभारत दिखाना शुरू किया है कि देखिए यार कि हिंद जो था, जो भारत जो था, उसमें कितना ज्ञान है, कितनी सीख है और वो कितने बहादुर लोग थे। और कहते हैं कि इंडियन लोग जो हैं वो बड़े डरपोक से होते हैं, बुज़दिल होते हैं, नाजुक होते हैं। वो जरा ये इतिहास जाके पढ़े ना, उन्हें पता चले कि बलवानी वाले सारे सिलसिले जो है ना वो इंडिया से ही शुरू हुए हैं। तो जहां से चीजें शुरू होती हैं ना वो डीएनए में हमेशा रहती हैं। बेशक ठीक है, अमन और शांति का एक पैगाम देते हैं इंडियन, भारतीय लोग जो हैं वो इस चीज को पसंद करते हैं, हिंसा पसंद नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। बिल्कुल जी। और बाकी अगर देखा जाए तो पिछले दिनों मोदी जी ने भी एक ऐलान किया था ट्रेनिंग के हवाले से, जो है इंडियन सरकार जो है वो काम करेगी। तो मतलब इंडिया उस तरफ शुरू हो चुका है। 1947 को मेरे ख्याल 21 साल बाकी हैं, तो उस तरफ फोकस तो शुरू हो चुका है। जैसे जैसे इसके ऊपर कार्य होगा तो पक्की बात है यहाँ से वो टैलेंट, यहाँ से वो नामवर लोग जो है जरूर पैदा होंगे। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।